हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 60। इससे पहले ऑलरेडी हमने 59 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे इलायची दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। ठीक है, तो छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य है केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, जबकि बड़ी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे उड़ीसा सही आंसर होगा। ठीक है, इलायची का उत्पादन उड़ीसा नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जबकि बड़ी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा इलायची का उत्पादन नहीं करता है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, या फिर आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, गेहूं की खेती के लिए सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, ध्यान देना है, गेहूं की खेती के लिए सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा की जरूरत होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेहूं के उगाते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री समान तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह कहलाता है कंद, प्रकंद, राजोफोर, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। सवाल है कि अदरक का तना जो कि मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना है, इसे प्रकंद कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, अदरक का तना जो कि मिट्टी में उगता है तथा खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है, राइजोम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर ये बोई जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ भी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। अलग अलग राज्यों में ये मानसून जो पहुँचने का समय होता है अलग अलग होता है। जैसे कि केरला में देखेंगे कि 1 जून को पहुँच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों में जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका समय जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, 1 जून, 5 जून। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि वो 15-20 जून तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ के फसलें हैं। इसकी अवधि जून से लेकर के अक्टूबर तक होती हैं, जून से लेकर के अक्टूबर तक। ठीक है, किसका, खरीफ फसल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है उड़द, गेहूं, राई, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, उड़द, गेहूं, राई, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कह सकते हैं आप मक्का। मक्का एक देखेंगे कि कैसे प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष भर ये बोई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखना, रखिएगा, मक्का
एक प्रमुख नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है, जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रबी फसल। ठीक है, ये रबी है यहाँ पे। रबी फसल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रबी फसल के बारे में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। पहला है अक्टूबर से दिसंबर तक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अक्टूबर से दिसंबर तक रबी के फसल बोई जाती हैं। ठीक है, फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, सोयाबीन, सरसों आदि प्रमुख फसल हैं। उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसल बोई जाती है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर तक देखेंगे कि ये रबी फसल बोई जाती हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जब शीतकाल प्रारंभ होता है ना, तब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये रबी फसल बोने की समय होती हैं। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ही सही है। दूसरा लिखा है फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है तो सिंचाई से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, इस बात है इसके अंतर्गत गेहूं, सोयाबीन, सरसों आदि प्रमुख फसल आती हैं। ये कथन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डाल दिया गया है सोयाबीन। सोयाबीन आप देखेंगे कि एक खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी सरसों और गेहूं ये सभी देखेंगे कि क्या है, एक आपका खरीफ फसल है, माफ़ कीजिएगा रबी फसल है। सोयाबीन खरीफ फसल है। खरीफ फसल का और उदाहरण है जैसे चावल, मक्का, कपास, मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन तो आपका है ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कथन यहाँ पे गलत है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। इसके अंतर्गत गेहूं, सोयाबीन, सरसों आदि प्रमुख फसल है। यहाँ पे सोयाबीन नहीं होना चाहिए था, सोयाबीन इंक्लूड किया गया जो कि एक खरीफ फसल है। बाकी ए और बी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। पादप हिरन शेर, पादप मेढक सांप, पादप खरपतवार मछली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आहार श्रृंखला के बारे में जब भी पूछे ना तो आप लोग देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, पादप को कौन खाएगा? क्या हिरन खा सकता है? बिल्कुल। फिर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा, तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। फिर पादप को कौन खाएगा? मेढक, पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे मेढक को सांप भले ही खा सकता है लेकिन पादप को जो है मेढक नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पादप को कौन खाएगा? क्या खरपतवार कहीं खा जाएगा पादप को? बिल्कुल ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। ठीक है, ये अब देखेंगे कि ये आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, जिससे आपका ये प्लांट है, इसको कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खा जाएगा? बाघ। तो ये आप देखेंगे आहार श्रृंखला का क्रम दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे आप प्लांट को कौन खा रहा है यहाँ पे, जो कीट वगैरह है। ठीक है, कीट को कौन खाएगा यहाँ पे? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? ये गिद्ध, चील। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि किसका उदाहरण हो सकता है? आहार श्रृंखला का। उसी तरीके से आप देखेंगे ये कीट वगैरह, ये प्लांट वगैरह, पादप जो कौन खा रहा है इसे? बिच्छू वगैरह खा रहा है। इसको कौन खा रहा है? मछली। मछली को कौन खा रहा है? बगुला वगैरह खा रहा है इधर। ठीक है, तो अब देखेंगे ये सभी क्या है यहाँ पे? आहार श्रृंखला का ही उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में, अर्थात कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में कितना वर्ष लग जाता है? लाखों वर्ष, सैकड़ों वर्ष या फिर 20 से 25 साल या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लगभग कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, है ना, यहाँ से सवाल लिया गया था, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। वैसे अगर हम पूछें आपसे कि पारितंत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और जीव जितने भी होते हैं शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है,
या फिर अगर इससे भी आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि पारितंत्र का संगठक कौन है? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब तो बता सकते हैं आंसर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पारितंत्र का ये तीनों संगठक हैं, जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए यहाँ पे तो जो पारितंत्र होते हैं उसके दो मुख्य घटक होते हैं, एक तो होता है आपका जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक के बारे में बात करें तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और जैव अपघटक शामिल होते हैं। सभी जीवित चीज़ों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के बारे में बात जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य है, सूक्ष्मजीव है ना। और अजैविक घटक में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें भूमि, पत्थर, जल, ह्यूमस है ना, वायु आदि शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल और सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। गेहूं की, धान की, मसूर की, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, पूसा, सिंधु, गंगा गेहूं का एक प्रजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रजातियां हैं, जैसे क्लार्मा है, रोजो 64A है, सोनारा 64A है ना। बहुत सारा पूसा बहार भी है, कुंदन है, अर्जुन है, सोना है, बहुत सारे कहीं देखेंगे कि तो गेहूं के प्रकार होते हैं। ठीक है, कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है किसका? गेहूँ का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। वैसे सोना है, अर्जुन है, कुंदन है, पूसा बसंत है ना, बहुत सारे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूसा बहार है, पूसा मूल्य है, पूसा वात्सल्य है, पूसा किरण है, पूसा गौतमी, ये सभी देखेंगे कि गेहूं की ही प्रजाति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूसा, सिंधु, गंगा ये पूछा गया था, जो कि गेहूं की प्रजाति हैं। ठीक है, चलिए इसमें से बस एक नज़र देख लीजिए, दोहरा लीजिए कि हाँ इस तरह के होते हैं जो कि गेहूं के प्रजाति होते हैं। एक बार दिमाग में देख लीजिएगा ना अच्छे से, तो याद रहेगा कि हाँ ये हमने देखा था वहाँ पे कि इस चैनल पे पढ़ाया गया था कि ये गेहूं की प्रजाति है। पूसा बसंत है, पूसा बहार है, पूसा मूल्य है, पूसा वात्सल्य है, पूसा किरण है, पूसा गौतमी है ना। तो सभी देखेंगे कि गेहूं की प्रजाति ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है। चाय, कहवा, रबड़, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाय, कहवा जिसे कॉफ़ी भी कहते हैं, रबड़, ये सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी दिए गए ऑप्शन में सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं। वैसे हम बात करें कि रोपण फसल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एकल फसल, ध्यान दीजिएगा, एकल फसल। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसका प्रसंस्करण खेतों पर या तो नज़दीक में स्थित कारखानों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कृषि को हम लोग रोपण कृषि या रोपण फसल कहते हैं, जिसमें से चाय है, कहवा है, रबड़ है, काजू है, ठीक है, केला है, कपास है, और एकल फसल लगा होना चाहिए बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ई ऑप्शन। पूछा है कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे चाय, कहवा, रबड़ तीनों है, तो सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गन्ना देखेंगे, गन्ना एक आपका रोपण फसल में नहीं आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थान है। बताना है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है कौन सा? एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया, या फिर पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, मैप पर थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र कहाँ पे होगा, फिर कल्पना कीजिए इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में,
ठीक है, तो इसका आंसर है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है ये। ठीक है, यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूरब की ओर चलने वाली एक जेट धाराओं के साथ यात्रा करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षा वन, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 में री एग्ज़ाम जो हुआ था 20/7/2024 को, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। यह एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल परिस्थिति की तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम, जिसे वायोम भी कह सकते हैं, चैपेरियल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, जाना जात है नहीं, जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, टाइगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, बात करें ये सवाल का, तो ये भी सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 में पूछा गया था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, 2024 में हुआ था ना, जो कैंसिल एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था। ठीक है, तो उस एग्जाम में ये पूछा गया सवाल था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जानकारी तो ज़्यादा नहीं दिया गया है वैसे। ठीक है, वैसे बात करें इसके बारे में तो ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को जीवोम या चैपरेल के रूप में जाना जाता है। और जो चैपरेल होता है ना, ये पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक होता है ये। ठीक है, इन क्षेत्रों में देखेंगे आप लंबी गर्म जो मतलब ग्रीष्मकाल होता है। ठीक है, वो ग्रीष्मकाल थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है, और हल्की बरसात वाली यहाँ पे सर्दियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें यहाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का मतलब यहाँ पे है कि चैपरेल पौधों और जानवरों के एक ही जो होता है विभिन्न यहाँ पे संग्रह का घर देखने को मिलता है। ठीक है, और चैपरेल शब्द का प्रयोग आमतौर पर यहाँ पे देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में ये किया जाता है चैपरेल शब्द का। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चैपरेल क्षेत्रों में से एक है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में देखेंगे कि दुनिया में ये सबसे बड़ा चैपरेल क्षेत्र बनता है यहाँ, और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सवाल है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तलछटी चट्टानें। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। ठीक है, क्या पाया जाता है, थोरियम। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। सवाल है कि कौन सा उद्योग है जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, या प्रयुक्त करता है, जो भी कहें आप। एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, जबकि सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है।
वह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती हैं? कौन सी एजेंसी ऐसी हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती हैं? हेल, सेल, टाटा स्टील, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, सेल। ठीक है, सेल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, जो कि स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली इस्पात बनाने वाली कंपनी है जो कि नई दिल्ली, भारत में स्थित है। सेल की उत्पत्ति हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL से हुई, जिसको 19 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसे कहते हैं IISCO अर्थात इसको कहते हैं। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं। ठीक है, या फिर विश्वरैया लौह तथा इस्पात कारखाना, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिस्को का स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है, जबकि इसको का स्थापना 1918 में किया गया था। ठीक है, और विश्वरैया लौह तथा इस्पात कारखाना स्थापना वर्ष इसका कितना है? 1923। ठीक है, बाकी आप ध्यान रख सकते हैं, टिस्को देखेंगे कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको वेस्ट बंगाल में शायद इसका हेडक्वार्टर को देखने को मिलता है, आई थिंक, एक बार देख लीजिएगा। वैसे विश्वरैया लौह इस्पात आप देखेंगे कि ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, मुंबई में सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक कारण है कि मुंबई में देखेंगे सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मुंबई एक पतन भी है। ठीक है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत में बॉम्बे को प्रथम स्थान के रूप में चुना गया था, जहाँ बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की जानी थी। इसकी स्थापना को वाजी नाभे डाबर, ठीक है, एक पारसी पूंजीवादी थे ये, और उनके सहयोगियों ने किया था। कोवाजी डावर द्वारा शुरू की गई बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी ने 1857 में पहले कपास कारखाना कॉटन मिल को बढ़ावा दिया, लेकिन यह केवल 1854 में चालू रहा। ठीक है, इस पहल ने कपास कारखाने के एक नए चरण की शुरुआत की। 1818 में पहले कपास कारखाने की विफलता ने 1854 में बॉम्बे में एक नए कपास कारखाना की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान था, जहां बंदरगाह इंग्लैंड और चीन से कच्चे कपास के निर्यात की सुविधा प्रदान करते थे, और यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के पास स्थित थे। अतः पहला आधुनिक कपास कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।